नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हमने अपनी हिंदी की का जो हमारा सिलेबस है, काफी चीजें हमने उसमें कंप्लीट कर ली है। हिंदी के जो हमारे चैप्टर्स हैं आपकी वितान पाठ्य पुस्तिका के, ये हमने पढ़ लिए हैं और हिंदी में जो कविताएं हैं, जो भी कहानियां हैं, वो सभी हमने पढ़ ली है और प्रश्नोत्तर भी लगभग हमने सभी चैप्टर्स के कंप्लीट कर दिए हैं। तो हिंदी व्याकरण में भी हम काफी अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण में जो आपके टॉपिक्स होते हैं वो कई बार आपको एक बार में अच्छे से समझ में नहीं आते हैं। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी टॉपिक को आप रिवाइज करवाना चाहते हैं, दोबारा पढ़ना चाहते हैं, तो आप चैट के माध्यम से मुझे अपनी कोई भी समस्या हो मुझे सेंड कर सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, बता सकते हैं। तो आज हम आपके हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ ही एक टॉपिक यहाँ पर लेने वाले हैं, कारक। तो जिस तरह आपने हिंदी व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और लिंग, वचन, ये सारी चीजें पढ़ी है, आपने एक शब्द कारक, केसेस, ये भी आपने हिंदी में सुना है शब्द। तो क्या होता है कारक? तो जिस तरह संज्ञा और सर्वनाम का जो संबंध दूसरे शब्दों के साथ जो शब्द जोड़ते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। तो हम आज का जो हमारा पूरा सेशन है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी रेडी हो जाइए, कॉपी पेन पेंसिल लेकर हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और शुरू करेंगे आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कारक, यानी कि केसेस, केस। तो कारक हम इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, ये आप देखेंगे। देखिए, कुछ वाक्य मैं यहाँ पर लिखूंगी और उसके बाद हम कारक को समझेंगे। जब आप वाक्य पढ़ेंगे तो आपको कारक समझ में आएगा क्या होता है और उस पर हम परिभाषा यहाँ पर कारक की बनाएंगे। श्री राम महाराज दशरथ के बड़े पुत्र थे। सभी को पता है, बड़े पुत्र थे। जो श्री राम थे, महाराज दशरथ के बड़े पुत्र थे। प्रत्येक जो वाक्य है उसको आप ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा। देखिए, ये हमारा दूसरा वाक्य हमने यहां पर लिखा। श्री राम महाराज दशरथ के बड़े पुत्र थे और श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा। श्री राम ने रावण को बाण से मारा। श्री राम ने रावण को बाण से मारा। इस तरह राम का बाण रावण की नाभि में जा लगा और
रावण का अंत हो गया। देखिए, ये हमने यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे। सबसे पहले, श्री राम महाराज दशरथ के बड़े पुत्र थे। श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा। श्री राम ने रावण को बाण से मारा। राम का बाण रावण की नाभि में जा लगा और रावण का अंत हो गया। देखिए, यहां पर आपने वाक्य के जो वाक्य में है, देखिए ये पूरे वाक्य में आप देख सकते हैं के, को, ने, मैं, से आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी इस तरह के शब्द प्रयोग हुए हैं, के, ने, के, को, ने, से, की, में, ठीक है। तो इस तरह के जो ये शब्दों का प्रयोग हुआ है, अगर हम इन शब्दों को हटा दें किसी भी वाक्य में से, अगर हम इन शब्दों को हटा दें तो इन वाक्यों के जो भाव हैं, इन वाक्यों में जो प्रेषित भाव हैं, जो भाव इन वाक्यों में से आ रहे हैं, उन भावों को समझ पाना जरा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। जैसे श्री राम महाराज दशरथ बड़े पुत्र थे। श्री राम लंका राजा रावण मारा। श्री राम रावण बाण से मारा। राम बाण रावण नाभि जा लगा और रावण अंत हो गया। तो आप देखिए, कोई भी भाव आपके यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भाव प्रेषित हो पा रहे हैं, नहीं आप भावों को यहाँ पर व्यक्त कर पा रहे हैं कि किस तरह से। जैसे श्री राम महाराज दशरथ के बड़े पुत्र थे। देखिए कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर भाव आ रहे हैं कि श्री राम महाराज दशरथ के बड़े पुत्र थे। श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा। तो ने, के, को, ये जो शब्द आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर भावों को प्रेषित करने में, भावों को लाने में हेल्प कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। अतः जो ये वाक्य यहाँ पर ठीक से अर्थ, अगर हम वाक्यों का समझने के लिए, किसी भी वाक्य में ठीक से उसके अर्थ को समझने के लिए इन सभी शब्दों का प्रयोग करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और ये सभी शब्द कारकों के चिन्ह हैं। ये सभी शब्द क्या है? कारकों के चिन्ह हैं, जिन्हें कारकों की विभक्तियां या परसर्ग भी कहा जाता है। देखिए, इन्हीं के कारण जब कभी वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनामों का जो संबंध होता है, वो दूसरे शब्दों के साथ स्पष्ट हो पाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, श्री राम महाराज दशरथ के बड़े पुत्र थे। तो आप जो ये संज्ञा यहाँ पर दी गई है, इसका संबंध किसमें आ रहा है? वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ स्पष्ट हो पा रहा है। श्री राम महाराज दशरथ बड़े पुत्र थे। अगर मैं इस तरह से कहूं, श्री राम महाराज दशरथ बड़े पुत्र थे, तो कोई भी यहाँ पर आपको भाव नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं श्री राम महाराज दशरथ के बड़े पुत्र थे, तो संज्ञा है श्री राम और महाराज दशरथ, और वाक्य के दूसरे शब्द है बड़े पुत्र थे। इन दोनों के बीच संबंध यहाँ पर किससे पता चल रहा है हमें? के से। श्री राम लंका के राजा रावण मारा, तो कोई भी आपको यहाँ पर भाव नहीं आपका आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा, तो ने, के, को जो यहाँ पर शब्द प्रयोग किए गए हैं, जो ये विभक्तियां यहाँ पर लगाई गई है, ये परसर्ग जो यहाँ पर यूज किए गए हैं, ये क्या कर रहे हैं?
ये आपस में संबंध जोड़ रहे हैं इन शब्दों के। तो क्या आपने देखा अभी तक किस तरह से आप परिभाषा बना पाएंगे कारक की, कि कारक किसे कहते हैं, कारक क्या होते हैं, जिस तरह से लिंग क्या होता है, वचन क्या होता है, एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होते हैं, उसी तरह से कारक क्या होते हैं। तो हमने कहा कि संज्ञा या सर्वनामों का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ स्पष्ट करने वाले जो शब्द को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा हम सबसे पहले बनाएंगे कारक की। कारक की परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्द के साथ सूचित किया जाता है, उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ सूचित किया जाता है, उसे कारक कहते हैं। देखिए, हमने कहा कि क्रिया का जब हम संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध हम जब क्रिया या दूसरे शब्दों के साथ सूचित करते हैं कि है, तो उनको कारक कहा जाता है। देखिए, कारक यहाँ पर विभक्ति क्या होती है, कारक अभी तक हमने जान लिया, अब विभक्ति क्या होती है ये हम जानेंगे, विभक्ति किसे कहते हैं। तो विभक्ति भी जान लीजिए, कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, हम ये सारी शब्द सुनते हैं। विभक्ति, देखिए, कारकों का रूप प्रकट करने के लिए उनके साथ जो भी शब्द या चिन्ह लगाए जाते हैं, ठीक है, कारकों के रूप को प्रकट करने के लिए हमने बता तो दिया कि कारक होते क्या हैं, लेकिन जिन शब्दों से, जिन चिन्हों से उनको प्रकट किया जाता है, उनको शो किया जाता है, उनको दिखाया जाता है, उनको क्या कहा जाता है, विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। तो देखिए, इसको लिख लेते हैं, कारकों का रूप प्रकट करने के लिए कारकों का रूप प्रकट करने के लिए उनके साथ जो शब्द या फिर चिन्ह, शब्द या चिन्ह लगते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको
विभक्ति कहते हैं। कारकों के रूप को प्रकट करने के लिए जो भी चिन्ह जो उनके साथ लगाए जाते हैं उनको विभक्ति कहते हैं। ये हम यहाँ पर लिख लेंगे, उनको विभक्ति या विभक्ति चिन्ह। ठीक है, उनको विभक्ति या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। उसके बाद एक शब्द हमने इसमें और पढ़ा है, परसर्ग। परसर्गों का लोप हो जाता है जब हम यहाँ पर समास पढ़ते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा कि परसर्गों का लोप हो जाता है, विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पर समझेंगे कि क्या होते हैं कारक चिन्ह, क्या होती है विभक्तियां, क्या होते हैं परसर्ग। तो ये सारी चीजें भी हमें क्लियर होनी चाहिए। परसर्ग, इन विभक्तियों को परसर्ग भी कहा जाता है। भी कहते हैं या कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद जुड़ते हैं। इन्हें परसर्ग भी कहते हैं क्योंकि ये संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद जुड़ते हैं, इसीलिए इन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी तक हमने क्या क्या जाना? हमने अभी तक जाना कि कारक किसे कहते हैं, विभक्ति क्या होती है और परसर्ग किसे कहते हैं। देखिए सारी चीजें एक ही है, लेकिन कारक तो हमने बताए कि किसे कहा जाता है, चिन्ह जो उसके होते हैं उन्हें हम विभक्तियां कहते हैं और उसी को परसर्ग भी कहा जाता है। कारक एक चीज है। कारक क्या है? कारक आपको संज्ञा या सर्वनाम के साथ जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ हम जोड़ते हैं। देखिए कारक तो वो रूप है, लेकिन उसका चिन्ह जो होता है उसको हम विभक्ति कहते हैं या परसर्ग कहते हैं। तो विभक्ति चिन्ह या परसर्ग, ये हम उसको कहते हैं। किसे? कारकों को। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले जाना कि कारक क्या होते हैं, विभक्ति किसे कहा जाता है और परसर्ग किसे कहा जाता है। कारक का ही जो कारक को जिस रूप से हम शो करते हैं, जिस रूप से हम दिखाते हैं, जिस रूप में हम प्रयोग करते हैं, उसे हम विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा मेन पॉइंट आता है कारक के भेद। कारक के भेद। कारक के भेद। अगर आप समास पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले समास पढ़ने से पहले आपको ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आप समास को समझ पाएंगे, तभी आप समास को हल कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, जब आपको ये सारी चीजें पता होंगी। तो हमने कहा कारक के भेद। तो कारक के यहाँ पर 8 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से 8 भेद बताए गए हैं, इन्हें हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। कर्ता कारक, दूसरा है आपका कर्म कारक, नंबर 3 है आपका करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 अपादान कारक,
नंबर 6 संबंध कारक। नंबर 7 अधिकरण। नंबर 8 संबोधन। ये 8 भेद यहाँ पर कारकों के बताए गए हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध और अधिकरण और संबोधन। तो ये आपके 8 भेद बताए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम इनको कारक, इनके जो चिन्ह हैं उनको हम समझ लेते हैं कि कर्ता कारक के क्या चिन्ह होंगे, कर्म कारक के क्या चिन्ह होंगे, करण कारक के क्या चिन्ह होंगे, संप्रदान कारक के क्या चिन्ह होंगे। देखिए, तभी तो आप जान पाएंगे कि ये जो हमने यहाँ पर अभी वाक्य हमने लिखा था शुरुआत में, जिससे हमने जाना सीखा कि क्या होते हैं कारक। तो हमने कहा श्री राम महाराज दशरथ के बड़े पुत्र थे। श्री राम ने लंका के राजा रावण को, तो आप देख सकते के, ने, को, से, का, मैं आदि शब्द यहाँ पर प्रयोग हुए हैं कारक के रूप में या विभक्तियों के रूप में। तो ये विभक्ति चिन्ह तो लगे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन हम अभी नहीं बता सकते कि कौन सा विभक्ति चिन्ह किस कारक का है। तो जब हम यहाँ पर इसको समझ जाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे जब हम इसको समझ जाएंगे, तो अब आप आसानी से फिर बता पाएंगे कि कौन सा जो कारक चिन्ह है वो किसका है। कारक चिन्हों के भेद हमने यहाँ पर इसीलिए बताए हैं ताकि आप सबको अलग अलग तरीके से जान सके, सबको अलग अलग तरीके से समझ सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कारकों के चिन्ह, ये हम यहाँ पर बना लेंगे, कारकों के चिन्ह। कारकों के चिन्ह, देखिए ये है आपका कारक और ये है आपका विभक्ति चिन्ह या परसर्ग। तो सबसे पहले हमने कहा कर्ता कारक। सबसे पहला क्या है हमारा? कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है या कर्ता कारक की क्या विभक्ति होती है? ने। अगला है हमारा कर्म, इसकी विभक्ति या इसका चिन्ह क्या होता है? को। अगला है करण, इसकी विभक्ति क्या होती है? से, के द्वारा। अगला है संप्रदान। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है? के लिए और को। ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आगे ये जब आप समास आपने पढ़े हैं और समास में आपने देखा है इस तरह की चीजें हमने पढ़ी कि कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया, कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया, करण कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया। लेकिन कैसे? जब आपको पता ही नहीं है कि कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह होता क्या है या कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह होता क्या है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो ये चीजें आप केवल याद कर सकते हैं। इन चीजों को आपने याद करना है, कंठस्थ करना है कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है, कर्म कारक का को होता है, करण कारक का से या के द्वारा होता है और संप्रदान का के लिए या फिर को। आगे बढ़ेंगे। अपादान, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से, की अपेक्षा, की अपेक्षा। संबंध कारक का के, की
रा, रे, री, ना, ने, नी। तो ये है आपका संबंध कारक का। इसी तरह से अधिकरण, अधिकरण, इसका विभक्ति चिन्ह आपका होगा मैं, पर। अगला संबोधन, इसका आपका विभक्ति चिन्ह होगा हे, रे, अरे। तो ये आपको विभक्ति चिन्ह मैंने लिखवाए। सबसे पहले आपका सबसे पहला क्या है, कर्ता कारक है, इसका क्या होता है ने, कर्म कारक का को, करण कारक का से या के द्वारा, संप्रदान का के लिए या को, और संबंध का के की, रा रे री, ना ने नी। अधिकरण में मैं और पर, मैं, में और पर। संबोधन हे, रे, अरे। तो इस तरह से आपने यहाँ पर क्या देखा कि कर्ता से जो भी अधिकरण तक सभी विभक्ति जो कारक है या सभी कारकों के जो विभक्ति चिन्ह है शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, जबकि संबोधन कारक के लिए हे, अरे आदि शब्द बाकी शब्दों से पूर्व में लगाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा अभी तक, कहाँ तक, कर्ता से लेकर अधिकरण तक जो सारे यहाँ पर शब्द हमने दिए हैं, ये ज्यादातर या तो वाक्य के अंत में आते हैं या बीच में आते हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा था। लेकिन जो संबोधन कारक है ये हमेशा किसी भी शब्द के, किसी भी वाक्य के शुरुआत में आते हैं। जब हम वाक्य शुरू करते हैं, जैसे क्योंकि संबोधन कारक कहा है, तो अगर हम किसी को बुलाएंगे हे, अरे, रे या इसी तरह हम बुलाएंगे, तो ये कभी भी वाक्य के शुरुआत में आते हैं। और लेकिन कर्ता से लेकर अधिकरण तक जो है ये विभक्ति चिन्ह जो है शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, यानी कि किसी भी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। तो ये हमने विशेष यहाँ पर पढ़ा। अब हम शुरू से पढ़ेंगे सभी को। अब आपको कारक चिन्ह जो है ये आपको याद करने हैं, कंठस्थ करने हैं। देख लीजिए, दोबारा एक बार देख लीजिए। कर्ता कारक जो चिन्ह है उसका आपका विभक्ति चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है ने, कर्म का है को, करण का है से के द्वारा, संप्रदान का है के लिए और को, और इसी तरह से अपादान का है से और की अपेक्षा, संबंध का है का के की, रा रे री, ना ने नी, अधिकरण का है में और पर, और संबोधन का है हे, रे, अरे। तो ये आपने सभी विभक्ति कारक जो कारक चिन्ह जो है, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग जो है, ये आपने देख लिए। अब हम शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कर्ता कारक। कर्ता कारक किस तरह से हम पहचानेंगे, किस तरह से हम समझेंगे, किस तरह से हम जानेंगे। तो क्या होता है परसर्ग, क्या होता है यहाँ पर अभी अभी याद करवाया है, अभी अभी याद करवाया है। परसर्ग क्या होता है यहाँ पर, परसर्ग है इसका ने, यानी कि विभक्ति चिन्ह है ने। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम को करने वाले का बोध हो। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम को करने वाले का बोध हो। आपको पता है कि वाक्य में संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है, लेकिन जिस रूप से उस काम को करने वाले का बोध हो उसी को क्या कहेंगे, कर्ता कारक कहेंगे। देख लीजिए, इसको यहां पर लिख लेते हैं। संज्ञा या
सर्वनाम के जिस रूप से काम को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो अभी देखिए, इसको हम एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले वरुण पुस्तक पढ़ेगा। वरुण पुस्तक पढ़ेगा। एक वाक्य आप यहां पर देख सकते हैं। तो बिल्कुल यहां पर देखिए अगला वाक्य, अंशु ने खाना बनाया। अंशु ने खाना बनाया। या अनिल ने रामायण पढ़ी। अनिल ने रामायण पढ़ी। पिताजी ने रुपए दिए। गौतम ने छक्का लगाया। अंकित ने फूल तोड़ा। तो इस तरह के बहुत सारे आप इसमें एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर आपका ने जो है शब्द यहाँ आए। जैसे कि इन वाक्यों में जो भी यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, अंशु, अनिल और वरुण, तो ये सारे क्या है? कर्ता है। और अंशु, अनिल, पिताजी, गौतम ने के साथ हमने यहाँ पर जैसे देखिए, अंशु ने खाना बनाया, अनिल ने रामायण पढ़ी। तो हमने यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगाई है? हमने यहाँ पर ने की विभक्ति लगाई है। हमने यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगाई है? ने की विभक्ति लगाई है। और जो अन्य वाक्य, जैसे कि हमने यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, तो इसको देखने से हमें क्या पता चलता है कि कई बार कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति नहीं लगती है। जैसे कि हमने लिखा है वरुण पुस्तक पढ़ेगा। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का आपका होमवर्क है कि आप सभी विभक्ति कारक चिन्ह जो है, परसर्ग जो है, कारक चिन्हों के, इनको आप याद करके लेकर आएंगे। ये आप याद करेंगे, बिल्कुल कंठस्थ करेंगे, और नेक्स्ट सेशन हमारा और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो बच्चों, आज हमने जो कारक जो हमारे चिन्ह हैं उनके बारे में पढ़ा। कारक चिन्हों को हमने जाना कि कारक चिन्ह होते क्या है। इन सभी को हमने अलग अलग करके लिख लिया है। ये सभी आपने याद करने हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम इनका यूज जानेंगे कि कैसे हम इनको प्रयोग करेंगे, किस तरह से हम करण कारक चिन्हों को प्रयोग करेंगे, किस तरह हम कर्म कारक चिन्हों को प्रयोग करेंगे, किस तरह अपादान कारक चिन्हों का प्रयोग होगा, और कहां कहां पर इन चिन्हों को प्रयोग किया जाता है और किस तरह से इनको प्रयोग किया जाता है। तो आज के सेशन में आपका होमवर्क यही है कि आप सभी कारक चिन्हों को, विभक्ति चिन्हों को, परसर्गों को कंठस्थ करें, याद करें, और नेक्स्ट सेशन में हम इनको प्रयोग करेंगे अपने वाक्यों में। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।